Hello students, I am Nadeem Khan and you are watching my YouTube channel English with Nadeem sir। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी क्लास 10th की पोएम्स की एक सीरीज़ चल रही है और उसी सीरीज़ को आगे जारी रखते हुए हम एक अगली पोएम की आज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की जो पोएम है उसका टाइटल है एनिमल्स और इस पोएम को लिखा है एक बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर वॉल्ट व्हिटमैन ने और जिनका जन्म 1819 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट हैं, एसेइस्ट है यानी निबंधकार हैं और जर्नलिस्ट यानी पत्रकार हैं और अपनी फ़िलॉसफी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और ये फादर ऑफ फ्री वर्स कहे जाते हैं। यानी इनकी पोएम्स के अंदर राइमिंग स्कीम नहीं पाई जाती है, हार्डली ही किसी पोएम के अंदर पाई जाती है और ये बहुत ही फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइटिक कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास और जिसके अंदर बहुत सारी पोएम्स को इकट्ठा करके उन्होंने लिखा है। तो उसी में से एक पोएम है एनिमल्स जिसको हम आज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो देखिए, देर ना करते हुए आज शुरू करते हैं। इस पोएम का टाइटल है एनिमल्स। एनिमल्स यानी जानवर। पोइट ने इस पोएम के अंदर जानवरों और इंसानों के बीच में एक तुलना की है कि किस तरीके से जो जानवर जो हैं वो कहीं ना कहीं इंसानों से ज़्यादा बेहतर हैं। कभी कहना चाहता है कि वह वापस एनिमल बन जाए और एनिमल्स के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनके प्रति वह प्रभावित होता है और वह चाहता है कि वह भी वापस जानवरों की तरह ही अपनी जानवरों के रूप में अपने आप को टर्न कर दें यानी बदल दें। क्योंकि जानवर जो होते हैं वो किसी चीज़ के पीछे पीछे नहीं भागते हैं, ना ही जो भौतिक चीज़ें होती हैं उनके पीछे भागते हैं। जिस तरीके से इंसान हैं आज के समय में लगातार पैसे के चक्कर में इधर उधर भागते हैं, पैसे को लेकर और रुतबा बनाने के चक्कर में इधर उधर भागते हैं। तो और अपने दुखों को लेकर जो है बार बार रोते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं। तो जानवरों के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इस पोएम के अंदर यही सब कुछ पोइट ने बताया है। हम इस पोएम को आज बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब ये पोएम 4 स्टेंजा में है और अब हम सबसे पहले इसका पहला स्टेंजा शुरू करते हैं। स्टेंजा है आपका, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम नहीं है किसी तरह की, तो राइम फ्री है ये पोएम। तो इस पहली ही लाइन में आई थिंक आई कुड टर्न, पोइट कहता है कि आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, टर्न का मतलब होता है बदल देना। कि पोइट कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं खुद को बदल लूँ। किससे बदल लूँ? एंड लिव विद एनिमल्स, एंड लिव माने होता है रहना, और रहूँ किसके साथ? विद एनिमल्स, जानवरों के साथ। कि मैं खुद को जो है जानवरों के रूप में बदल लूँ और जानवरों के साथ रहूँ, क्योंकि जानवर जो हैं वो कहीं ज़्यादा बेहतर है इंसानों से। और किस तरीके से हैं कि वो आगे बताते हैं कि दे आर, यानी दे जो है वो जानवरों के लिए यूज हुआ है। दे आर, वे हैं, सो प्लेसिड, प्लेसिड माने होता है एकदम शांत, कि वो इतने शांत है। एंड सेल्फ कंटेंट, सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है वो खुद को नियंत्रित किए हुए हैं यानी संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से। आई स्टैंड एंड लुक एट देम, आई स्टैंड, आई मैंने मैं स्टैंड मैंने खड़ा होता हूँ, एंड लुक एट देम, और उन्हें देखता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब होता है सिर्फ देखता रहता हूँ लगातार। तो मैं जानवरों को देखता हूँ लगातार और सिर्फ देखता रहता हूँ और सोचता हूँ कि मैं अपने आप को टर्न कर लूँ जानवरों के साथ। और क्योंकि जानवर जो है बहुत ही शांत है और सेल्फ नियंत्रित हैं यानी एक तरीके से संतुष्ट हैं, और जबकि इंसानों के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। चलिए, पहले स्टेंजा के बाद अब हम बात करते हैं स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2 की जो लाइनें हैं बताते हैं आगे कि दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस,
दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो पहले एक्सप्रेशन के बाद बताया जिस तरीके से पोइट ने कि अपने आप को वो क्यों चेंज करना चाहता है, क्योंकि जानवर काफ़ी शांत और संतुष्ट हैं, इसीलिए वो अपने आप को जानवरों के रूप में टर्न करना चाहता है। तो दूसरे स्टेंजा में बताता है कि दे डू नॉट स्वाइन स्वीट एंड वाइन। स्वीट का मतलब होता है एक तरीके से रोना, और वाइन का मतलब होता है एक तरीके से कराना। तो स्वीट एंड वाइन का मतलब एक दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही होता है, यानी एक तरीके से अपने दुखों के ऊपर रोने की बात है कि दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन, मतलब वे पछतावा नहीं करते हैं, वे रोते नहीं हैं अबाउट देयर कंडीशन। कंडीशन माने होता है हालत या स्थिति। वो अपनी हालत या स्थिति को लेकर किसी तरह का कोई दिखावा नहीं करते हैं या शो नहीं करते हैं, रोना धोना नहीं करते हैं, जैसे कि प्रवृत्ति जानवरों के अंदर पाई जाती है। और जानवरों के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, जबकि इंसानों के अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है। वो अपने दुखों का बखान करते रहते हैं दूसरों के सामने और रोते धोते हैं। दे डू नॉट बिलीव लाई अवेक, दे डू नॉट लाई अवेक, वे नहीं लेटे रहते हैं। कैसे रहते हैं? अवेक, अवेक माने होता है जगे हुए, इन द डार्क माने अंधेरे में, मतलब वे रात को अंधेरे में जो है जगे हुए नहीं रहते हैं। एंड वी फॉर देयर सिंस, एंड वी फॉर देयर सिंस माने होते हैं पाप या बुरे कर, और अपने बुरे कार्यों के लिए वे रोते नहीं हैं। जिस तरीके से इंसान जो होते हैं अंधेरे में लेटे रहते हैं, जागे रहते हैं और लगातार अपने दुखों को लेकर, अपने पापों को लेकर रोते हैं अपने पापों पर। आगे बताते हैं पॉइंट के दे डू नॉट मेक मी सिक, दे डू नॉट मेक मी सिक। सिक में एक तरीके से परेशान करना या एक तरीके से कह सकते हैं हम अपना दूसरे सामने वाले व्यक्ति को परेशान करना। दे डू नॉट सिक मी, वे मुझे परेशान नहीं करते हैं। कैसे? डिस्कसिंग देयर, डिस्कसिंग माने होता है बताते हुए या बताकर, देयर माने अपने, ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू गॉड का मतलब होता है अपने धर्म के बारे में या अपने जो कर्तव्य होती हैं उनके बारे में या जिम्मेदारियों के बारे में, कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं इस तरह की। क्योंकि जैसे कि इंसानों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां पाई जाती हैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, तो वो उनको लेकर जो है बखान नहीं करते हैं। जानवर जो है इन सबसे पूरी तरीके से फ्री। स्टैंजा 2 के बाद अब आगे पढ़ते हैं हम स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। स्टैंजा नंबर 3 में पोइट बताता है आगे कि नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मनिया ऑफ owing things, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। आगे पॉइंट बताते हैं कि नो वन इज डिससेटिस्फाइड, और आगे जानवरों की तीसरे स्टेंजा में क्वालिटीज़ बता रहा है कि वो किस तरह की क्वालिटीज़ रखते हैं। कि नो वन इज डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट, मतलब जानवर जो है असंतुष्ट नहीं है कोई भी। एंड नो वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब होता है एक तरीके से पागलपन, या कोई भी जानवर जो है उसके अंदर एक तरह की पागलपन नहीं है। किस चीज़ को लेकर? विद द मनिया ऑफ ओइंग थिंग, मनिया मतलब होता है एक तरह, मनिया का मतलब एक तरीके से पागलपन ही होता है। तो उसके अंदर, जानवरों के अंदर यानी इस तरह का पागलपन नहीं पाया जाता है। किस तरह का? ऑफ ओइंग थिंग, ऑइंग का मतलब होता है सजोना या संभाल कर या ये रखना या इकट्ठा करना, और थिंग्स माने चीज़ें, यानी जिस तरह की प्रवृत्ति इंसानों के अंदर पाई जाती है ना तो वो संतुष्ट होते हैं, और ऊपर से साथ ही साथ पूरी तरह से वो चीज़ों को इकट्ठा करने के चक्कर में लगातार लगे रहते हैं। जबकि जानवरों के अंदर चीज़ों को सजो कर रखने की ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। वो फ्यूचर के लिए कोई भी चीज़ इकट्ठा करके ज़्यादा नहीं रखते हैं। आगे नॉट वन नील्स टू अनोदर, नॉट वन नील्स टू अनोदर, और नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। और तीसरे आगे लाइन में बता रहे हैं कि नॉट वन नील्स, नील्स का मतलब होता है किसी के सामने सिर झुकाना या उसके सामने एक तरीके से घुटनों पर होना। टू अनोदर, क्योंकि जानवर जो है एक दूसरे के सामने किसी तरह का कोई सर नहीं झुकाते हैं, ना ही किसी के सामने कोई घुटने टेकते हैं। नॉट टू हिज काइंड, और ना ही उसके प्रति दया की भावना की आशा रखते हैं। दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जिस तरीके से हजारों साल पहले जो इंसान जो थे वो रहा करते थे। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल,
और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। आगे पॉइंट बताता है कि नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, कोई भी व्यक्ति जो है वो सम्मानित, कोई भी जो जानवर है वो रेस्पेक्टेबल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि वो उसे सम्मान ही पाया जाना है। और अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी, ना ही वो कोई इस तरह से कोई दुखी है, यानी वो पूरी तरीके से सुखी हैं और उन्हें सम्मान की आवश्यकता नहीं है। ओवर द होल अर्थ, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर। आगे 3 स्टेंजा के बाद एक आखिरी स्टेंजा है, इसमें पोइट आगे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। पोइट कहते हैं कि सो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे huge times ago and negligently drop them। पॉइंट आगे बताते हैं कि शो देयर रिलेशन के, पॉइंट आगे बताते हैं कि ये जो वो जानवर जो होते हैं, यानी दे यानी जानवर, शो माने दिखाते हैं, देर माने अपने, रिलेशन माने संबंध, टू मी माने मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जानवर जो हैं वो कहीं ना कहीं मेरे संबंधी हैं। कैसे? एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। कि क्योंकि पोइट इसलिए कह रहा है क्योंकि पोइट के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, खासियतें हैं, वो सारी की सारी उसके जानवरों के अंदर भी पाई जाती हैं। पोइट के अंदर किन किन क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं कि काइंडनेस यानी दया, सेल्फ कंटेंटमेंट यानी आत्मसंतोष, एंड इनोसेंस मानी निर्दोषता। ये सारे गुण जो हैं उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं दूसरे इंसानों के, जबकि पोइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं और साथ ही साथ जानवरों के अंदर भी ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। आगे बताते हैं कि दे ब्रिंग्स मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग्स मी, दे माने वे, ब्रिंग्स मी लाना, लाते हैं, मी माने मुझे, और टोकन्स माने होती है क्वालिटीज़, ऑफ माई सेल्फ माने मेरी खुद की, यानी मेरी खुद की जो क्वालिटीज़ हैं वो सारी की सारी उनके अंदर हैं। दे इविंस देम प्लेनली इन द पोजिशन, इविंस का मतलब होता है शो यानी दिखाना, और वो पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों को, इन सारी क्वालिटीज़ को दिखाते भी हैं। देट पोजीशन, पोजीशन होते हैं एक तरीके से, यानी किसी चीज़ के ऊपर उनका अधिकार होना, यानी ये क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर हैं। आई वंडर, आगे पोइट कहते हैं कि आई वंडर, मुझे हैरानी है या मुझे आश्चर्य है, वेयर दे गेट दोज टॉकिंग्स, कि उन्हें वे सारी जो टॉकिंग्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, गेट मानी पाई हैं, यानी मतलब वो ये सारी क्वालिटीज़ उन्हें कहाँ से मिली हैं। आगे पोइट बताते हैं कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो। पोइट आगे कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिड आई पास, कभी क्या मैं डिड आई पास के क्या मैं गुजरा था, दैट वे उस रास्ते से या उस जगह से, ह्यूज टाइम्स एगो बहुत समय पहले, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, नेग्लिजेंटली मतलब होता है केयरलेसली यानी बिना परवाह के, यानी बेपरवाही के साथ, और ड्रॉप देम मन होता है गिरा देना, कि मैं इन सारी क्वालिटीज़ को लेकर जो है कहीं जा रहा हूँ बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले, और जब मैं इस स्थान से या इस जगह से गुजरा हूँ तो सारी क्वालिटीज़ है वो कहीं ना कहीं मुझसे कहीं गिर गई हुई यहाँ पर, तो मेरी लापरवाही की वजह से। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं उन जानवरों ने एडॉप्ट कर ली हैं, यानी उन्होंने ले ली हैं, और जिसकी वजह से उसके अंदर भी जो है जो क्वालिटीज़ थी वो सारी की सारी उन जानवरों के अंदर आ गई हैं, और जिसकी वजह से उसके अंदर और जानवरों के अंदर एकदम सिमिलरिटी यानी समानता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चारों स्टेंजा समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसकी पोइटिक डिवाइस और राइमिंग स्कीम को लेकर। तो सबसे पहली देखिए, जो इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें कि इस पोएम के अंदर किसी तरह की कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, यानी पोएम जो है वो पूरी तरीके से राइम फ्री है, यानी राइम फ्री पोएम है, और जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है तो फादर ऑफ फ्री वर्स कहे जाते हैं। तो इसके अलावा जो और दूसरी पोइटिक डिवाइस हैं, आगे देखिए इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं पोइटिक डिवाइस के रूप में। तो पहले स्टेंजा में आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो इस पहले स्टेंजा में जो बात कही गई है वो लगातार एक ही लाइन में पूरी ना होकर उसको दूसरे या तीसरे लाइन के तक भी खींचा गया है।
जिसकी वजह से उसका जो अर्थ है वो आखिरी इस स्टेंजा की आखिरी लाइन में जाकर निकला है। तो जब बगैर पंक्चुएशन का यूज किए किसी बात को या हम कई सेंटेंसों में या कई लाइनों में बताते हैं तो वहाँ एंजाममेंट का यूज होता है। तो वहाँ यहाँ पर इस पहले स्टेंजा में एंजाममेंट है, क्योंकि बात को जो है पंक्चुएशन मार्क का यूज किए बिना लगातार लंबा खींचा गया है। तो साथ ही साथ इस पहले बात करते हैं इसकी पोएटिक डिवाइस की। देखिए पहले वाले स्टेंजा में इसमें एक पहली 3 लाइनों में जो अर्थ निकल के आ रहा है आखिर में जाकर, क्योंकि इसके बीच में पंक्चुएशन मार्क बहुत हार्डली ही यूज हुए हैं। जब किसी स्टेंजा का जब अर्थ बताते हैं या उसको लिखा जाता है तो उसमें जो एक लाइन में पूरा अर्थ न निकल कर आगे की लाइनों में जब पूरा अर्थ निकलता है तो वहाँ एंजाममेंट होता है, यानी उसका अर्थ एक लाइन से ज़्यादा या दूसरी या तीसरी लाइन में जाकर निकलता है। अब दूसरी बात है इस स्टेंजा के अंदर ही, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो इस तीसरी लाइन में देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो ब्लू से जो सर्किल हुए हैं एल, ये सारे के सारे एल्टरेशन के एग्जाम्पल है। यानी किसी लेटर को जब एक से ज़्यादा बार एक ही लाइन के अंदर यूज़ किया जाता है तो एलिटरेशन होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच। आगे दूसरे स्टेंजा की बात करते हैं। अब दूसरे स्टेंजा में पहली ही लाइन के अंदर स्वीट एंड वाइन है। स्वीट एंड वाइन से यहाँ पर एक तरीके से उनके जो एक तरीके से उसको क्राई एंड रिपेंट के तौर पे यूज़ किया गया है। तो ये दोनों जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे मीनिंग के तौर पे यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो ये स्वीट एंड वाइन जो है वो मेटाफर का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो आपके जो पर्पल कलर में जो अंडरलाइन वर्ड हैं, दे डू नॉट, फिर सेकंड लाइन में दे डू नॉट, उसके बाद तीसरी लाइन में दे डू नॉट, उसके बाद नीचे फिर, तो ये सारे के सारे जो पर्पल कलर वाले जो वर्ड हैं ये सारे के सारे एनाफोरा के एग्जाम्पल हैं। एनाफोरा वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जब एक ही वर्ड को एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर एनाफोरा कहलाता है। इसके अलावा इस तीसरी लाइन में दे डू नॉट मेक मी सिक, और उसके बाद नीचे लाइन में डिससेटिस्फाइड, और उसके बाद इसी लाइन में आगे डिमेंटेड। तो पहली वाली लाइन में एम को 2 बार यूज़ किया गया है, जबकि इससे नीचे वाली लाइन में डी को 2 बार यूज़ किया गया है। तो ये सारे के सारे जिन पर ब्लू सर्किल बने हुए हैं ये सारे के सारे एलिटरेशन के एग्जाम्पल हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले स्टेंजा में भी बताया था कि जब एक लेटर को एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है किसी भी लाइन या किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ एलिटरेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। इसके बाद नीचे की लाइनों में आइए, नॉट वन नील्स टू अनोदर, ये भी पर्पल कलर में नॉट वन, उसके बाद नीचे लाइनों में नॉट वन लिखा हुआ है, नॉट वन इज। तो ये नॉट वन जो है एक से ज़्यादा बार फिर से यूज किया गया है, यहाँ पर फिर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। इसके अलावा इस तीसरे स्टैंजा की आखिरी लाइन में जो पैरेट कलर यानी एक तरीके से हल्का ग्रीन कलर जो है जो अंडरलाइन की गई है कि इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ये कह रहा है कि इस पूरे संसार में कोई भी इस धरती पर जो है कोई भी दुखी नहीं है और सम्मानित नहीं है। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर जो हाइपरबोल यानी ऐसा नहीं है, इस पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुखी भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं संतुष्ट भी हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति के साथ किसी तरह की या तो वो कोई ना कोई समस्या जरूर है, इसीलिए यहाँ पर हाइपरबोल यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि पूरी दुनिया पर जो कोई भी जो या तो जानवर हो या इंसान हो वो एक तरीके से दुखी हो या पूरी तरह से संतुष्ट हो, हर किसी के साथ कोई ना। अब नीचे लास्ट स्टेंजा में लास्ट वाले पोर्शन में अगर हम आएंगे तो वहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सो दे आर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स देम प्लेनली देयर पोजिशन। तो ये जो पी है इनके ऊपर सर्कल बने हुए हैं, और उसके अलावा नीचे की जो लाइन है कि वंडर वेयर, इनके भी जो पहला अल्फ़ाबेट है उस पर सर्किल बना हुआ है। ये सारे के सारे जो हैं आपके एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है, यानी इस लेटर को एक से ज़्यादा बार यूज किया गया है।
इसके साथ ही साथ जो है ऊपर की जो 3 लाइनें हैं उनमें एंजाममेंट भी हैं, यानी उसके जो अर्थ को पहली लाइन सो दे से शुरू होकर लगातार चलते चलते पोजीशन तक खींचा है, तो बगैर कम पंक्चुएशन मार्क के। तो यहाँ पर एंजाममेंट फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जो पूरी पोएम आपको समझ में आ गई होगी, और इसके जो पोइटिक डिवाइस हैं वो भी आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अब ये जो पोएम है इसको आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगी, जिससे आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे इस पोएम से संबंधित, चाहे वो क्वेश्चन आंसर को लेकर या फिर एक्सप्लेनेशन को लेकर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।